गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे नियोजित विकास के बारे में। इस चैप्टर में हमें ये बताया गया है कि कैसे देश का विकास करने के लिए प्लानिंग की जानी थी, कि हम प्लान बनाएं और उसकी अकॉर्डिंग अपने देश का विकास करें। अब जैसे आप लोग प्लानिंग करते हो कि मुझे क्लास में फर्स्ट आना है। फर्स्ट आने के लिए सोचने से तो काम नहीं चलेगा। अब हमें ये देखना है कि फर्स्ट आने के लिए हम क्या करेंगे। हम अच्छे से अपने पूरे सिलेबस को डिवाइड कर लेंगे, हर कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। और कंसेप्ट क्लियर से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर हमें प्रॉपर वे से क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। टीचर जब टेस्ट लेता है तो हमें टेस्ट की भी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। इसके अलावा एमसीक्यू आपके एग्जाम में आते हैं, तो एमसीक्यू आपके माइंड में अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस कैसे क्रिएट होते हैं, कैसे आप सही आंसर दे सकते हो, तो इनकी भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तभी आप फर्स्ट आ सकते हैं, जब आप पूरी प्लानिंग करके काम करते हो या पढ़ाई करते हो तब। ऐसे ही जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे देश की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। तो हम कैसे विकास करेंगे, हमारा देश कैसे विकास करेगा, इसके लिए प्लानिंग करनी थी, योजना बनानी थी। और इसी योजनाओं के बारे में हमारा ये चैप्टर है। तो आइए देखते हैं इनके एमसीक्यू के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में विकास का कौन सा मॉडल अपनाया था। भारत अपना विकास कैसे करेगा। और जिस टाइम हमने अपने देश के विकास के बारे में सोचा, उस टाइम हमारे सामने दो आदर्श रूप से दो शक्तिशाली देश थे। एक तो था अमेरिका और दूसरा था सोवियत संघ। अब इनको एक बार समझ लेते हैं कि अमेरिका और सोवियत संघ में हमने क्या देखा। अमेरिका जो था, यहाँ पर तो सब कुछ प्राइवेट हाथों में था और ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना इसका उद्देश्य था, और इसको बोला जाता था पूंजीवाद। तो अमेरिका में सिस्टम था पूंजीवाद का, जबकि सोवियत संघ, यहाँ पर ज्यादातर जो चीजें थी वो सरकार के हाथों में थी। समाज का ज्यादा से ज्यादा कल्याण करना इसका उद्देश्य था। तो हमारे सामने ये दो आदर्श थे, एक अमेरिका का और दूसरा रूस का। तो हम या तो अपनाते अमेरिका वाले पैटर्न को या फिर हम अपनाते सोवियत संघ वाले पैटर्न को। लेकिन भारत ने विकास करने के लिए ना तो पूरे तरीके से अमेरिका की नीति को अपनाया और ना ही पूरे तरीके से सोवियत संघ की नीति को अपनाया। इसने तो दोनों को अपना करके मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, और यही मॉडल हमारा विकास का मॉडल कहलाता है, मिश्रित मॉडल। अगर यहाँ पर इस ऑप्शन की बात करें तो समाजवादी मॉडल कहाँ पर है, ये सोवियत संघ में है, यूएसएसआर जिसको बोलते हैं, सोवियत संघ को में है। और पूंजीवादी मॉडल कहाँ पर है, अमेरिका में है। तो हमारी ये ऑप्शन भी क्लियर हो गए कि यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाए तो अमेरिका में किस प्रकार का मॉडल है, पूंजीवादी मॉडल। यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ में कैसा मॉडल है, तो समाजवादी मॉडल है। और भारत में विकास का कैसा मॉडल है, ये मिश्रित मॉडल है। यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो कुछ चीजें प्राइवेट हाथों में है और कुछ चीजें सरकार के हाथों में है। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। नियोजन सर्वप्रथम किस देश में अपनाया गया था, यानी कि प्लानिंग को सबसे पहले किस देश में अपनाया। तो प्लानिंग सबसे पहले विकास करने के लिए अपनाई गई थी सोवियत संघ में। तो हमने यहीं से देखा कि हम भी अपने देश का विकास करने के लिए योजनाएं बनाएंगे। अब बात आती है कि योजना कौन बनाएगा। तो योजनाएं बनाने के लिए योजना आयोग का गठन किया जाएगा। तो भारत ने विकास के लिए योजना बनानी योजना आयोग के हाथों में दी, और योजना आयोग का गठन जो किया गया ये 1950 में किया गया, क्योंकि हमारा संविधान लागू हो गया था 1950 में। हालांकि संविधान में इसके बारे में कुछ नहीं लिखा, तो योजना आयोग का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है। ये गैर संवैधानिक संस्था है और इसका गठन भी उसी साल किया गया था जिस साल हमारा संविधान लागू हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत में पंचवर्षीय योजना किस वर्ष आरंभ हुई। अब योजना बनाने की बात हमने यहाँ पर की है कि हम योजना बनाएंगे, लेकिन ये योजना कितने टाइम के लिए बनाई जाएंगी। तो भारत में योजनाएं बनाई जानी थी 5 साल के लिए, कि आने वाले 5 सालों में हम देश का विकास
कितना करेंगे, किस किस सेक्टर को ज्यादा डेवलप करेंगे, जैसे कृषि का विकास करेंगे, उद्योगों का विकास करेंगे, शिक्षा पर जोर देंगे, तो किस किस सेक्टर पर कितना ध्यान दिया जाएगा, ये सब चीजें 5 साल के लिए हमने डिसाइड करनी थी कि आने वाले 5 सालों में हम क्या विकास करने की योजना बनाएंगे। इसी को हम कहते हैं पंचवर्षीय योजनाएं। तो पहली पंचवर्षीय योजना, जब हमने योजना आयोग बना लिया 1950 में, उससे अगले साल ही 5 सालों के लिए हमने योजना प्रस्तुत कर दी कि आने वाले 5 सालों में 1951 से लेके 1956 तक हम क्या क्या विकास करेंगे, इसका पूरा फॉर्मेट तैयार कर लिया। ये थी हमारी पहली पंचवर्षीय योजना। अगर ये पूछ लिया जाए पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई, तो 1951 में। अगर क्वेश्चन आता है कि पहली पंचवर्षीय योजना का समय क्या था, 1951 से लेकर 1956 तक हमारा आंसर होगा। अब तक हमने बात की योजनाओं के बारे में। जब हम किसी चीज की योजना बनाएंगे तो उसके ऊपर खर्च तो होगा। अब खर्च जो होगा वो हम पूरे साल का एस्टिमेट निकाल लेते हैं कि हम इतना खर्च करेंगे, और खर्च करेंगे, पैसा कहाँ से आएगा और पैसा कहाँ पर जाएगा, ये पूरा जो लेखा जोखा होता है वो हमारे बजट में होता है। और बजट यानी कि देश का वो प्लानिंग पूरे साल की, कि पैसा कहाँ से आएगा और पैसा कहाँ पर जाएगा। तो ये जो पूरे साल का होता है इसको कहते हैं हम वित्त वर्ष। वित्त मतलब यहाँ पर धन से है, यानी कि पूरे साल में हमारा धन कहाँ पर खर्च होगा, कहाँ से आएगा और कहाँ पर जाएगा। तो ये वित्त वर्ष अलग अलग देशों में अलग अलग शुरुआत होती है। तो भारत में अगर वित्त वर्ष की बात करें तो भारत का वित्त वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होकर के 31 मार्च तक का होता है। जो बजट बनता है ना हमारे देश का, वो भी इन 12 महीनों के लिए बनाया जाता है। जबकि हमारा नया साल वो तो जनवरी से शुरू होता है, लेकिन वित्त वर्ष शुरू होता है अप्रैल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनता आयोग के जनक कौन थे? सॉरी, जनता योजना के जनक। अब देखिएगा, योजना आयोग एकदम से तो बन नहीं गया, उससे पहले हमने कुछ प्लानिंग शुरू की होगी। और उससे पहले जो प्लानिंग की गई थी, जैसे 1945 में योजना एक तैयार की थी कि कैसे हम विकास करेंगे, और ये योजना तैयार की थी एम.एन. राय ने। इनका पूरा नाम है मानवेंद्र नाथ राय। अब मानवेंद्र नाथ राय ने जनता योजना के नाम से योजना बनाई थी 1945 में। अगर ईयर पूछ लिया जाता है कि जनता योजना कब आई थी, तो 1945 में। और इसके जनक कौन थे, तो एम.एन. राय इनके जनक थे। अब जैसे जनता योजना के बारे में हमने बात की, ऐसे ही बॉम्बे योजना। बॉम्बे शहर में कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उद्योगपति थे। कुल 8 उद्योगपतियों ने मिलकर के एक योजना तैयार की थी, और ये योजना 1944 में भी इन्होंने तैयार की थी कि कैसे योजनाबद्ध तरीके से विकास किया जाएगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रीय समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? ये समिति भी योजना बनाने के लिए बनाई गई थी, और पंडित जवाहरलाल नेहरू इस योजना के अध्यक्ष थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी से थे। इसको कांग्रेसी योजना भी कहा जाता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के लेके आई थी इस योजना को, तो कांग्रेस योजना भी कहते हैं राष्ट्रीय समिति को। तो इसका गठन जो हुआ था, ये हुआ था 1938 में। वैसे क्वेश्चंस थोड़ा सा अगर हम सिस्टमेटिक वे से समझें पिछले तीनों क्वेश्चंस को, तो देखो यहाँ पर बात की गई 1938 की, जिसमें कांग्रेस ने प्रयास किया है, राष्ट्रीय समिति का गठन किया है और अपना एक योजना तैयार की। इसके बाद 1944 में उद्योगपतियों ने एक योजना तैयार की, मुंबई के उद्योगपतियों ने, जिसको बॉम्बे योजना कहते हैं। और उससे पहले पर जाए 44 के बाद फिर 1945 में जनता योजना, जिसके जनक रहे हैं मानवेंद्र नाथ जी। तो ये कोशिश की गई थी योजना बनाने के लिए, एक 1938 में, फिर 1944 में और फिर 1945 में, और उसके बाद तो फाइनली योजना आयोग का गठन हो गया था, और योजना आयोग का गठन हुआ हमारा 1950 में। आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सोवियत रूस में
विकास का कौन सा मॉडल अपनाया गया था? स्टार्टिंग में ही हमने बात कर ली थी कि सोवियत रूस या सोवियत संघ में अपनाया गया था समाजवादी मॉडल, जबकि पूंजीवादी मॉडल था अमेरिका का और भारत का था मिश्रित मॉडल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 2017 तक भारत में कितनी पंचवर्षीय योजना पूरी हो चुकी हैं? देखिएगा, पंचवर्षीय योजना, जब पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से फिर 5 साल आगे 61 तक थी, तीसरी पंचवर्षीय योजना फिर 61 से लेकर के 66 तक रहेगी। ऐसे करके कुल पंचवर्षीय योजनाएं जो है वो 12 बनाई गई थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम था 2012 से लेकर के 2017 तक का, लेकिन एक पंचवर्षीय योजना बीच में अधूरी रह गई थी। तो 11 तो पूरी हुई, लेकिन 11 में से भी कंप्लीट की है जिन्होंने अपना टाइम पूरा किया वो 10 पंचवर्षीय योजनाओं ने किया। 12वीं पंचवर्षीय योजना को बीच में ही खत्म कर दिया गया था। उसके बारे में अभी आगे क्वेश्चन आएंगे तब हम डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पर पूछा गया है कि 2017 तक कितनी पंचवर्षीय योजना पूरी हो चुकी है। तो पंचवर्षीय योजना 2017 तक आ तो चुकी है 12, लेकिन पूरी हुई है 10 पूरी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? जो प्लानिंग कमीशन है, योजना बनाने के लिए योजना आयोग जो बनाया जाता है उसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, जो पूरे देश के लिए योजनाएं बनाता है। तो यहाँ पर पूछा जाए कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है, तो हम कहेंगे प्रधानमंत्री। अगर यहाँ पर ऑप्शन में ये पद का नाम ना देकर अगर व्यक्ति का नाम दिया जाए तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी वो योजना आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। योजना आयोग किस तरह की संस्था है? योजना आयोग का वर्णन हमारे संविधान में नहीं है, तो ये कैसी संस्था हुई? गैर संवैधानिक, जिसका उल्लेख संविधान में नहीं है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? देखिएगा, वैसे तो बैंक बनाए जाते हैं पैसे का लेन देन करने के लिए, लेकिन जो प्राइवेट बैंक होते हैं इनका मकसद होता है ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना। ज्यादा धन कमाने के लिए ये क्या करेंगे? हमें ज्यादा इंटरेस्ट पर हमें लोन देंगे। ठीक है, लेकिन अगर सरकारी बैंक होगा तो हमें एक जेन्युइन रेट पर, इंटरेस्ट रेट पर हमें पैसा मिल जाएगा। तो कुछ बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में, और 1969 में इन प्राइवेट बैंकों को जब सरकारी बनाया गया था तो कुल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। इसको बोलते हैं राष्ट्रीयकरण, यानी कि प्राइवेट ना रह करके उनको सरकार के अंडर कर दिया जाता है, तो ये कहलाता है राष्ट्रीयकरण। तो 1969 में हुआ था बैंकों का, और कुल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अब जब देश के विकास की बात हो रही है तो हमारा देश तो कृषि प्रधान है, तो कृषि का विकास किया जाएगा। और सबसे पहली जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें तो खास तौर से कृषि के ऊपर ही ज्यादा जोर दिया गया था कि कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा, अच्छे किस्म के बीज लिए जाएंगे, सिंचाई के साधनों का विकास किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा फसल हो और हम ज्यादा से ज्यादा फसलों का निर्यात भी कर सकें। तो उसको बोलते हैं हरित क्रांति। हरी भरी फसलों को बढ़ावा देने के लिए जो बढ़ावा दिया सरकार ने उसको नाम दिया हरित क्रांति का। तो हरित क्रांति का श्रेय किसे जाता है? देखते हैं यहाँ पर हमारे आंसर क्या है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये तो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये बाद में 2 बार लगातार प्रधानमंत्री रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने तो रियासतों को मिलाने का काम किया था। एक ऑप्शन ये है MP सिंह, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है मिस्टेक है और ये नाम है MS स्वामीनाथन। सही जो ऑप्शन है वो होना चाहिए स्वामीनाथन होना चाहिए यहाँ पर। और स्वामीनाथन जो है ये भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता हैं, जबकि हरित क्रांति भारत से पहले आई थी मैक्सिको में। और मैक्सिको में, देश का नाम है मैक्सिको, और मैक्सिको में हरित क्रांति के जन्मदाता थे नॉर्मन बोरलॉग। तो या तो आपके पास ऑप्शन में नॉर्मन बोरलॉग नाम होना चाहिए, वो हमारे पास नहीं है, लेकिन यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक दिखाई दे रही है कि MS स्वामीनाथन ये भारत में हरित क्रांति के जनक थे।
तो यहाँ पर हमें दोनों चीजों का ध्यान रखना है। हरित क्रांति का श्रेय जाता है पूरे विश्व में तो मैक्सिको के नॉर्मन बोरलॉग को और भारत के स्वामीनाथन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित क्रांति कृषि पद्धति के मुख्य तत्व क्या है। हरित क्रांति एक बार यहाँ बात कर लेते हैं। हरित क्रांति आई थी 1966 से 7 में, जब कृषि को ज्यादा बढ़ावा दिया गया था और खासतौर से गेहूं और चावल की पैदावार बहुत ज्यादा बढ़ी थी हरित क्रांति से, क्योंकि अच्छी किस्म के बीज लगाए गए थे, अच्छा सिंचाई का प्रबंध किया गया था, बहुत सारी नहरों का जाल उस टाइम पर बिछाया गया था, कीटनाशकों का प्रयोग करके अधिक से अधिक पैदावार ली गई थी, तो बहुत ज्यादा खाद्यान्नों का उत्पादन हुआ था उस टाइम पर। तो कृषि यहाँ पर पूछा गया है, हरित क्रांति कृषि पद्धति का मुख्य तत्व क्या था। कृषि का निरंतर विस्तार करना, दोहरी फसल पद्धति, अच्छे बीजों का प्रयोग, तो ये तीनों ही पॉइंट जो हैं वो हमारे हरित क्रांति के हैं, तो हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी। हरित क्रांति के बाद फिर क्वेश्चन आ गया हमारा योजना आयोग का। योजना आयोग के सदस्य किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। जब हमें ये पता है कि योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, तो अन्य सदस्य जो भी होंगे वो प्रधानमंत्री के द्वारा ही नियुक्त किए जाएंगे। नेक्स्ट है नवगठित नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ। अब देखिएगा, जो हमारा योजना आयोग था ये 5 सालों के लिए योजना बनाता था, लेकिन जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो इन्होंने कहा कि 5 साल के लिए योजनाओं का ज्यादा महत्व नहीं, क्योंकि अब हमने 5 साल पहले कुछ डिसाइड किया है, आने वाले पूरे 5 सालों में हम किन काम को कर पाएंगे, वो तो एक बहुत लंबा टाइम हो जाएगा, इसलिए हम एक एक साल के लिए योजना बनाएंगे और एक एक साल के लिए जो योजना बनाने का काम होगा वो करेगा नीति आयोग। तो योजना आयोग का आप कह सकते हो नाम बदल के क्या रख दिया, नीति आयोग। और जो योजना आयोग 5 साल के लिए योजना बनाता था, अब नीति आयोग बनाता है एक एक साल के लिए योजनाएं। तो नवगठित ये नीति आयोग का गठन किया गया था 2014 में, जब चुनाव हुए और श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, उसे अगले साल ही 1 जनवरी से इसे लागू कर दिया गया था। तो नीति आयोग का गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में नवगठित नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। सिर्फ नाम ही तो बदला है योजना आयोग का नीति आयोग, और इसके पहले अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते थे और अब भी अध्यक्ष कौन है, प्रधानमंत्री ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किस वर्ष घोर अकाल पड़ गया था। और हरित क्रांति के आसपास की ही बात है जब भारत में अकाल पड़ा था। अकाल पड़ा था भारत में 65-67 भारत और पाकिस्तान युद्ध की फौरन बाद। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना कब हुई। देखा, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च को हिंदी में कहते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। एक्चुअल में क्या था कि कृषि में वैज्ञानिक तरीकों को बढ़ावा देने के लिए इसे स्थापित किया गया था और इसकी स्थापना हुई थी 1929 में। अगर हम डेट की बात करें तो 16 जुलाई 1929 को इसकी स्थापना की गई थी। कृषि को बढ़ावा देने के लिए, वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग करने के लिए, हरित क्रांति आने से पहले इसको स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, भारत की विकास योजना का उद्देश्य क्या है। किस लिए हम देश का विकास करना चाह रहे हैं। देश का आर्थिक विकास करने के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए, सामाजिक विकास करने के लिए। तो ये तीनों ही चीजें हमारी विकास योजना का उद्देश्य है। हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है K68 क्या है। देखिएगा, जैसे हम फसलों के नाम होते हैं, जैसे 306 गेहूं आपने सुना है नाम, ऐसे ही गेहूं का प्रकार का एक बीज है ये K68। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। पहली पंचवर्षीय योजना हमने स्टार्ट में ही बात की थी 1951 से लेकर के 1956 तक। तो ये हमारा आंसर रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है स्वतंत्रता के समय भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी। जब हमारा देश आजाद हुआ, अंग्रेजों ने उसको इतना ज्यादा लूटा कि हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब थी। तो हमारा आंसर बिल्कुल क्लियर है कि हमारे देश की स्थिति बहुत खराब थी।
वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? जब हमें ये पता है कि नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और वर्तमान में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। योजनाबद्ध विकास की प्रेरणा भारत को कहां से मिली? शुरू में ही हमने बात की थी कि हम कैसे योजना बनाएंगे। हमारे सामने दो उद्देश्य थे, एक अमेरिका और दूसरा रूस। जबकि रूस में सबसे पहले योजना को बनाया गया था, तो हमारी योजनाबद्ध विकास की प्रेरणा हमें मिली थी सोवियत संघ से, सोवियत रूस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाने का लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना में रखा गया था? देखिएगा, ये क्वेश्चन कुछ और ज्यादा काम का है हमारा, क्योंकि प्राथमिक शिक्षा की जो बात की जा रही है वो है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन देना। और ये जो मौलिक अधिकार के रूप में हमारी शिक्षा लागू हुई 2003 में। और ये हमारी जो योजना थी पंचवर्षीय योजना, ये 10वीं पंचवर्षीय योजना थी और 10वीं पंचवर्षीय योजना का समय था 2002 से लेकर के 2007 तक का। तो जो मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा लागू हुई है 2003 में, तो ये हमारा आंसर है। और 2002 से 7 के बीच में है, तो ये पंचवर्षीय योजना थी, 10वीं पंचवर्षीय योजना। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हरित क्रांति से क्या समस्या पैदा हुई? देखिएगा, हरित क्रांति आई, हमने इतना ज्यादा विकास किया कृषि की तरफ, लेकिन उससे कुछ समस्याएं भी पैदा हुई। देखते हैं, भारत में खाद्यान्न संकट पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। क्रांति का लाभ केवल उत्तरी राज्यों को ही में ही दिखाई पड़ा। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उत्तर भारत में नदियां बहती हैं, उन नदियों से नहरें निकाल ली गई और कृषि के लिए जो सिंचाई थी वो वहां पर तो हो गई, लेकिन बाकी राज्यों में तो ऐसा कुछ विकास नहीं देखने को मिला। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, हरित क्रांति का लाभ केवल उत्तरी राज्यों को मिला। अच्छा, ये दोनों ऑप्शन एक साथ ही हो गए हमारे। नेक्स्ट, कालाहांडी जैसे क्षेत्रों में लोग आज भी भूखे मर रहे हैं। ये उड़ीसा की जगह है कालाहांडी, और यहाँ पर बहुत ज्यादा सूखा पड़ता है, नदियां है नहीं, तो यहाँ पर आज भी ये प्रॉब्लम बनी हुई है, जहां पर हरित क्रांति का कोई ज्यादा प्रभाव नहीं हुआ। तो तीनों ही हमारे ऑप्शन सही है, तो हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, संविधान में संशोधन करके वित्त आयोग और योजना आयोग के कार्य निर्धारित कर देने चाहिए, क्योंकि वित्त आयोग धन का मैटर सोल्व करता है, योजना आयोग योजनाएं बनाता है, तो ये दोनों आपस में संबंधित हैं, जिसके कारण इन दोनों के मध्य किसी तरह का विरोध या विवाद उत्पन्न ना हो। ये कथन किसने कहा है? ये कथन कहा है श्री अशोक चंदा जी ने। लेकिन अब तो योजना आयोग ही खत्म हो गया है, तो कोई महत्व तो नहीं है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, नियोजन एक ऐसी विवेकपूर्ण प्रक्रिया है जो सारे मानव व्यवहार में पाई जाती है। ये कथन किसने कहा है? देखिएगा, हर लेसन में एक दो डेफिनेशन इस प्रकार की पूछ ली जाती है, तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। नियोजन एक विवेकपूर्ण प्रक्रिया बताया है फिफ्नर ने, क्योंकि नियोजन तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे व्यवहार के लिए, हमारी रूटीन लाइफ के लिए, क्योंकि हर चीज में प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। आपकी मम्मी प्लानिंग करती है आप अपने घर को अच्छे से संभालने के लिए, पापा प्लानिंग करते हैं अपने काम को बेटर वे से करने के लिए, अपनी पढ़ाई को अच्छे से करने के लिए आप स्टूडेंट प्लानिंग करते हो, और मेरे बच्चे कैसे अच्छा रिजल्ट लेके आए, इसकी प्लानिंग एक टीचर करता है। तो यहाँ पर ये जो डेफिनेशन दी गई है, ये दी है फिफ्नर ने, जो नियोजन को यानी कि प्लानिंग के महत्व को बताती है। ओके, थैंक यू।